क्रेमलिन में दहशत की घंटियां बज रही हैं। इस बार पश्चिमी विश्लेषक या यूक्रेनी जनरल अलार्म नहीं बजा रहे हैं। इस बार विश्वासघात व्यवस्था के केंद्र रूसी सरकारी टेलीविजन से आया है। समुद्र पार बैठे हुए अन्य नागरिकों के प्रति पूरे सम्मान और सहानुभूति के साथ अचानक हमारे देश के प्रति उनकी ईमानदारी का प्रदर्शन। वे हमारे देश के सहयोगी नहीं लगते। तेल के मुनाफे में कमी हमारे बजट घाटे का एक प्रमुख मुद्दा है। जीत के वर्षों के बाद झूठ और प्रतिबंधों से हमें प्रचार की कोई परवाह नहीं है। यहाँ तक कि पुतिन के अपने प्रचारक भी अब उस भयानक सच्चाई को नहीं छिपा सकते। अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। स्क्रीन पर तेल के मुनाफे में गिरावट, युद्ध की भारी लागत और यूक्रेन द्वारा रिफाइनरियों पर हमलों से हुई तबाही दिखाई जा रही है। इस स्वीकारोक्ति ने क्रेमलिन में खलबली मचा दी। यह बात सामने आई है कि पुतिन ने आसन्न तख्तापलट के डर से एफएसबी को देशद्रोहियों को पकड़ने का आदेश दिया है, और यहाँ तक कि उनके सबसे करीबी सहयोगी लुकाशेंको ने भी अपने परिवार की संपत्ति दुबई में स्थानांतरित करके अपना सुनहरा पैराशूट तैयार कर लिया है। यही वह क्षण है जब झूठ का अंत होता है, विश्वासघात शुरू होता है और एक तानाशाह का अंत निकट होता है। तो हम इस मुकाम तक कैसे पहुंचे? कहानी के केंद्र में रूस के एक प्रमुख सरकारी टेलीविजन चैनल पर प्रसारित एक टॉक शो था, जो आमतौर पर शासन की सफलताओं का बखान करता है। हालांकि इस बार कार्यक्रम का लहजा नाटकीय रूप से बदल गया था। प्रतिभागी अब जीत की नहीं बल्कि विनाश की कगार पर होने की बात कर रहे थे। कार्यक्रम में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि तेल और गैस से होने वाले मुनाफे में गिरावट रूसी राज्य के बजट के लिए एक प्रमुख समस्या बन गई है। यह इस बात की स्वीकारोक्ति थी कि क्रेमलिन का लंबे समय से चला आ रहा ऊर्जा महाशक्ति सिद्धांत आधिकारिक तौर पर विफल हो गया है। तो फिर राजस्व में गिरावट क्यों आ रही थी? यूरोपीय बाजार के नुकसान और G7 द्वारा लगाई गई मूल्य सीमा ने रूसी तेल के मूल्य को कम कर दिया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस कार्यक्रम का आशय यह था कि भारत और चीन जैसे मित्र देश भी रूसी तेल भारी छूट पर खरीद रहे थे या नए अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण खरीदारी रोक रहे थे। यह सवाल कि हम किसे बेचेंगे, इसी हताशा का प्रतीक था। यह इस बात की स्वीकारोक्ति थी कि पुतिन की एशिया की ओर झुकाव की रणनीति विफल रही है। पहली बार प्रचार तंत्र ने युद्ध की आर्थिक लागत को स्वीकार किया। युद्ध महंगा है। वाक्यांश वास्तव में इस बात की स्वीकारोक्ति थी कि सेना के भीषण खर्च बजट को खा रहे थे। कार्यक्रम में रूसी तेल रिफाइनरियों पर यूक्रेन के व्यवस्थित हमलों से हुए विनाश को भी स्वीकार किया गया। यह निहित था कि इन हमलों ने न केवल उत्पादन को कम किया बल्कि मरम्मत की लागत और निर्यात घाटे के कारण अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त बोझ भी डाला। कार्यक्रम ने स्वीकार किया कि अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंध व्यवस्थित रूप से रूस से धन की निकासी कर रहे थे। ये स्वीकारोक्ति इतनी महत्वपूर्ण क्यों हैं? क्योंकि ये अब पश्चिमी विश्लेषकों या विरोधियों के दावे नहीं हैं, बल्कि क्रेमलिन की अपनी आवाज़ की प्रतिध्वनि हैं, एक आवाज़ की प्रतिध्वनि। इन स्वीकारोक्ति को सरकारी टेलीविजन पर प्रसारित करने की अनुमति दिए जाने के दो अर्थ हो सकते हैं। या तो क्रेमलिन के भीतर इतनी घबराहट है कि वे अब सच्चाई नहीं छिपा सकते, या क्रेमलिन के कुछ सत्ता केंद्र इन स्वीकारोक्ति का इस्तेमाल पुतिन पर दबाव बनाने या बलि का बकरा ढूंढने के लिए कर रहे हैं। किसी भी स्थिति में यह इस बात का संकेत है कि शासन नियंत्रण खो रहा है और आंतरिक दरारें गहरी होती जा रही हैं। सरकारी टीवी पर इन स्वीकारोक्ति के पीछे एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम जो क्रेमलिन की घबराहट बढ़ा रहा है, वह है तेल बाजार में रूस का अलग थलग पड़ जाना। वर्षों से रूस उत्पादन में कटौती करके तेल की कीमतें ऊंची रखने के लिए ओपेक गठबंधन के अंतर्गत सऊदी अरब के साथ सहयोग कर रहा था। युद्ध की लागत की भरपाई के लिए क्रेमलिन की यही सबसे बड़ी उम्मीद थी। हालांकि अक्टूबर 2025 तक यह गठबंधन टूटने लगा। इस बात के पुख्ता संकेत थे कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप सऊदी अरब पर तेल उत्पादन बढ़ाने और कीमतें कम करने का दबाव बना रहे थे। सऊदी अरब इस दबाव का विरोध नहीं कर सका। सऊदी अरब उत्पादन बढ़ाना चाहता था, लेकिन रूस इसका विरोध कर रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि यूक्रेन द्वारा रिफाइनरियों पर हमलों और तकनीकी निवेश की कमी के कारण रूस का अपना तेल उत्पादन पहले से ही घट रहा था। उत्पादन बढ़ाने में असमर्थ रूस जानता था कि उसकी एकमात्र उम्मीद कीमतों का ऊंचा बने रहना है। हितों के इस टकराव में ओपेक ने रूस के हितों की बजाय अपने आर्थिक हितों और अमेरिका के साथ अपने संबंधों को प्राथमिकता दी। रूस की आपत्तियों के बावजूद उत्पादन बढ़ाने के ओपेक के फैसले ने तेल की कीमतों पर दबाव डाला और क्रेमलिन को दहशत में डाल दिया। यह विश्वासघात कम और इस बात का संकेत ज़्यादा था कि रूस ने ओपेक प्लस के भीतर अपना प्रभाव खो दिया है
और अब सऊदी अरब जैसे प्रमुख देश उसे दरकिनार कर रहे हैं। तेल राजस्व में पहले से ही गिरावट के साथ ओपेक का यह कदम क्रेमलिन के आर्थिक ताबूत में आखिरी कीलों में से एक था। इसी आर्थिक हताशा और ओपेक के झटके ने क्रेमलिन को एक समझ से परे घबराहट भरे कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। जब सरकारी टीवी पर आर्थिक पतन की घोषणा हो रही थी और नए अमेरिकी प्रतिबंध रूसी तेल कंपनियों पर प्रहार कर रहे थे, तब पुतिन के विशेष दूत किरिल दिमित्रिव ने फ्लोरिडा में राहत की सांस ली। यह मुलाकात नए प्रतिबंधों की घोषणा के सिर्फ 24 घंटे बाद हुई। दिमित्रिव जिस व्यक्ति से मिलना चाहते थे वह खुद राष्ट्रपति ट्रंप थे। हालांकि ट्रंप ने दिमित्रिव को यह कहते हुए मना कर दिया कि यूक्रेन पर समझौते के बिना वह पुतिन से नहीं मिलेंगे। यह क्रेमलिन के मुंह पर एक बड़ा कूटनीतिक तमाचा था। ट्रंप से मिलने में असमर्थ दिमित्रिव ने अपने करीबी सहयोगी और रियल एस्टेट दिग्गज स्टीव विटकॉफ के साथ एक गुप्त बैठक की व्यवस्था की। इस मुलाकात का उद्देश्य क्या था? दिमित्रिव का लक्ष्य नए प्रतिबंधों में ढील देने, ट्रंप प्रशासन के साथ शांति का हाथ बढ़ाने और यूं कहें कि दया की भीख मांगना था। जब रूस बाहर माफी की भीख मांग रहा था, क्रेमलिन की मोटी दीवारों के पीछे एक और भी खतरनाक प्रक्रिया चल रही थी। व्लादिमीर पुतिन का बढ़ता हुआ व्यामोह और उसके परिणाम स्वरूप आंतरिक सुरक्षा सेवा FSB द्वारा देशद्रोहियों की निर्मम तलाश शुरू हो गई। शासन को बाहरी दुश्मनों से ज्यादा अपने भीतर के संभावित खतरों का डर सताने लगा है। दरअसल इसकी शुरुआत जून 2023 में वैगनर विद्रोह से हुई थी। येवगेनी प्रिगोजिन का मास्को पर 24 घंटे का पागल मार्च पुतिन के 23 साल के शासन के लिए सबसे बड़ी और सबसे अपमानजनक चुनौती थी। हालांकि विद्रोह को तुरंत दबा दिया गया था, लेकिन मनोवैज्ञानिक क्षति स्थायी रही। इस विद्रोह ने पुतिन को इतना भयभीत क्यों कर दिया? इस विद्रोह ने साबित कर दिया कि पुतिन का सबसे भरोसेमंद आदमी भी उन्हें धोखा दे सकता है। इस वजह से पुतिन के मन में अपने आसपास के सभी लोगों के प्रति गहरा संदेह पैदा हो गया। विद्रोह के दौरान यह स्पष्ट हो गया कि रूसी सेना और सुरक्षा बल प्रिगोजिन को रोकने में कितने असमर्थ थे। इससे सशस्त्र बलों पर पुतिन के नियंत्रण पर सवाल उठने लगे। विद्रोह के दौरान रूसी अभिजात वर्ग के एक बड़े हिस्से की चुप्पी पुतिन के लिए चिंताजनक थी। इससे पता चला कि अभिजात वर्ग की पुतिन के प्रति वफादारी बिना शर्त नहीं थी और अगर हालात बदल गए तो वे पुतिन को छोड़ भी सकते थे। प्रिगोजिन के विद्रोह ने पुतिन के मन में विद्रोह और विश्वासघात का डर गहराई से बैठा दिया। अब समस्या केवल बाहरी दुश्मनों की नहीं बल्कि किले के भीतर संभावित गद्दारों की भी थी। इसी व्यामोह ने आने वाले महीनों में लिए जाने वाले काले फैसलों का मार्ग प्रशस्त किया। अक्टूबर 2025 तक जैसे जैसे आर्थिक संकट गहराता गया और पुतिन की कमजोरी का एहसास बढ़ता गया, यह व्यामोह ठोस कार्रवाई में बदल गया। FSB ने क्रेमलिन के अंदर और बाहर गद्दारों की तलाश शुरू कर दी। इस गद्दार की तलाश का सबसे स्पष्ट उदाहरण FSB द्वारा रूसी युद्ध विरोधी समिति के सदस्यों को निशाना बनाना था। इस समिति में ज्यादातर विदेश में रह रहे निर्वासित विपक्षी नेता शामिल थे। FSB ने इस समूह पर रूस के अंदर तख्तापलट की साजिश रचने का आरोप लगाया था। इस आरोप ने क्रेमलिन के अंदर व्याप्त व्याकुलता को उजागर कर दिया। जैसे जैसे पुतिन का शासन आंतरिक रूप से कमजोर होता जा रहा है, उसे आर्थिक समस्याओं से जनता का ध्यान हटाने और अपनी सत्ता मजबूत करने के लिए लगातार नए दुश्मन और षड्यंत्र रचने पड़ रहे हैं। युद्ध विरोधी समिति पर तख्तापलट का यह आरोप संभवतः दुश्मन पैदा करने की एक ऐसी ही कोशिश है। भले ही तख्तापलट का कोई वास्तविक खतरा न हो, लेकिन इस खतरे के अस्तित्व का दावा करने से FSB को और ज्यादा अधिकार मिलते हैं और असहमति की आवाज दब जाती है। यह आरोप न केवल निर्वासित विरोधियों के लिए बल्कि क्रेमलिन के भीतर संभावित गद्दारों के लिए भी एक संदेश है। अगर आप युद्ध विरोधी हैं या शासन के आलोचक हैं तो आपको भी तख्तापलट की साजिश रचने वाला बताकर निशाना बनाया जा सकता है। इस तरह की धरपकड़ से क्रेमलिन के भीतर FSB की ताकत और बढ़ जाती है। पुतिन अपनी सुरक्षा को लेकर जितना ज्यादा चिंतित होते हैं, उतना ही ज्यादा वे FSB अपनी आंख और कान पर भरोसा करते हैं और उसे ज्यादा अधिकार देते हैं। इससे क्रेमलिन के भीतर सेना और FSB के बीच या FSB के विभिन्न गुटों के बीच एक नया सत्ता संघर्ष भी छिड़ सकता है। क्रेमलिन के भीतर यह व्यामोह और अराजकता न केवल घरेलू राजनीति बल्कि रूस की विदेश नीति को भी पंगु बना रही है। इसका एक दिलचस्प उदाहरण अमेरिकी विदेश विभाग का CIA के आकलन पर संदेह है। CIA ने संभवतः क्रेमलिन के कुछ सूत्रों या रूस की बढ़ती आर्थिक और सैन्य कमजोरी के आधार पर यह आकलन किया है कि पुतिन अब किसी प्रकार की शांति वार्ता या कम से कम यूक्रेन में युद्ध विराम के पक्ष में ज्यादा इच्छुक हो सकते हैं। हालांकि अमेरिकी विदेश विभाग इस खुफिया आकलन पर संदेह कर रहा है।
यह क्रेमलिन की आंतरिक अराजकता का प्रतिबिंब क्यों है? क्रेमलिन से आने वाले संकेत इतने विरोधाभासी और असंगत हैं कि पश्चिमी खुफिया सेवाएं भी पुतिन के असली इरादों को नहीं समझ पा रही हैं। एक ओर राजदूत दिमित्री फ्लोरिडा में दया की गुहार लगा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर रक्षा मंत्रालय यूक्रेन पर हमले जारी रखे हुए है। इस अराजकता के कारण यह तय करना असंभव हो जाता है कि पुतिन सचमुच शांति के लिए तैयार हैं या नहीं। विदेश विभाग का संदेह शायद इस चिंता से उपजा है कि क्रेमलिन के भीतर अब कोई एक निर्णय लेने वाला तंत्र नहीं रह गया है। हो सकता है कि पुतिन शांति के संकेत दे रहे हों, लेकिन रक्षा मंत्रालय या एफएसबी के भीतर के उग्रवादी उन्हें नाकाम कर रहे हों। क्रेमलिन के भीतर सत्ता संघर्ष रूस को विदेश नीति में एकीकृत और सुसंगत रणनीति अपनाने से रोक रहा है। सीधे शब्दों में कहें तो क्रेमलिन ने इतने झूठ बोले हैं कि अगर पुतिन कहते भी हैं मैं शांति चाहता हूं, तो पश्चिम में अब कोई उन पर विश्वास नहीं करता। क्रेमलिन की आर्थिक आग ने न केवल रूस बल्कि उससे जुड़ी सरकारों को भी जलाना शुरू कर दिया है। इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण बेलारूसी तानाशाह अलेक्जेंडर लुकाशेंको से मिलता है। लुकाशेंको की अपनी ही जनता को चेतावनी, अच्छे वेतन की उम्मीद मत करो, इस बात का संकेत है कि आर्थिक पतन एक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। यह चेतावनी क्यों महत्वपूर्ण है? लुकाशेंको का शासन आर्थिक रूप से पूरी तरह मॉस्को की सब्सिडी पर निर्भर है और राजनीतिक रूप से क्रेमलिन के साये में रहता है। रूस में पतन का मतलब अनिवार्य रूप से लुकाशेंको शासन का अंत होगा। ऐसा लगता है कि लुकाशेंको इस खतरे से वाकिफ हैं और उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। यह खुलासा हुआ है कि लुकाशेंको परिवार और उनके करीबी व्यापारियों ने दुबई में एक विशाल सुरक्षित ठिकाना और भागने का अड्डा बना लिया है। दुबई की इस योजना के विवरण से भागने की योजना का पता कैसे चलता है? लुकाशेंको के करीबी लोगों ने बेलारूस से अरबों डॉलर ग्रीक साइप्रस प्रशासन की मुखौटा कंपनियों और फिर संयुक्त अरब अमीरात में स्थानांतरित किए। अनुमान है कि अकेले कैरिक परिवार ने साइप्रस में 17 करोड़ यूरो से ज्यादा स्थानांतरित किए। इन पैसों का इस्तेमाल आलीशान विला, महंगी कारें, निजी जेट, गहने और संभवतः व्यवसाय खरीदने में किया गया। यह सिर्फ एक निवेश नहीं है, यह एक नई जिंदगी बसाने की योजना है जहां बेलारूस में सत्ता गिरने पर परिवार और उनके करीबी लोग आराम से रह सकें। यूएई एक निश्चित राशि से ज्यादा निवेश करने वाले विदेशियों को लंबी अवधि के निवास परमिट और कुछ मामलों में नागरिकता भी प्रदान करता है। ऐसा माना जाता है कि लुकाशेंको के परिवार ने इन तरीकों से अपने लिए कानूनी दर्जा और सुरक्षा हासिल कर ली है। अलेक्जेंडर लुकाशेंको के सबसे भरोसेमंद बेटे और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार विक्टर लुकाशेंको इस ऑपरेशन के केंद्र में माने जाते हैं। बताया जाता है कि विक्टर अक्सर दुबई की गुप्त यात्राएं करते हैं और इन संपत्तियों के हस्तांतरण का प्रबंधन खुद करते हैं। हालांकि लुकाशेंको की स्थिति अनोखी है, लेकिन उन्होंने जिस गोल्डन पैराशूट रणनीति का सहारा लिया है वह रूस के कुलीन वर्ग और उच्च स्तरीय नौकरशाहों के बीच एक व्यापक प्रवृत्ति को दर्शाती है। युद्ध की शुरुआत से ही और खासकर हाल के दिनों में जब शासन कमजोर हुआ है और अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, रूसी अभिजात वर्ग के बीच खुद को बचाने का तरीका प्रचलित हो गया है। यह तरीका कैसे काम करता है? पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण अपनी संपत्ति का एक हिस्सा गंवा चुके कुलीन वर्ग अपनी बची हुई संपत्ति को रूस से बाहर सुरक्षित ठिकानों पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। यह कानूनी और गैर कानूनी दोनों तरीकों से किया जा रहा है। इसका मतलब है रूसी अर्थव्यवस्था से अरबों डॉलर की पूंजी की निकासी। कई कुलीन वर्ग अपने और अपने परिवारों के लिए दूसरा पासपोर्ट या नागरिकता हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। यह रूस से बचने की एक बैकअप योजना है अगर शासन गिर जाता है या वे खुद निशाना बन जाते हैं। इजराइल, आर्मेनिया और कुछ कैरिबियाई देश इस उद्देश्य के लिए लोकप्रिय गंतव्य बन गए हैं। कुछ चतुर कुलीन वर्ग और नौकरशाह न केवल भागने की योजनाएं बना रहे हैं बल्कि संभावित उत्तराधिकारियों के साथ गुप्त गठबंधन बनाकर आंतरिक रूप से अपनी स्थिति सुरक्षित करने की भी कोशिश कर रहे हैं, जो पुतिन के बाद के युग में शक्तिशाली हो सकते हैं। अभिजात वर्ग का शासन पर से विश्वास उठ गया है। यह इस बात का पक्का सबूत है कि शासन ने अपना आंतरिक समर्थन पूरी तरह खो दिया है। जब ये सारी बातें एक साथ आती हैं तो बड़ी तस्वीर जो उभरती है वह भयावह है। रूस अब एक अपरिवर्तनीय मृत्यु चक्र में प्रवेश कर चुका है। इस मृत्यु चक्र के केंद्र में अर्थव्यवस्था है। रूसी अर्थव्यवस्था एक पूर्ण तूफान के बीच में है। यूक्रेन के व्यवस्थित हमलों ने रूस के तेल उत्पादन और प्रसंस्करण क्षमता को प्रभावित किया है। इससे घरेलू ईंधन की कमी और निर्यात में गिरावट आई है। उत्पादन में गिरावट के साथ ही नए अमेरिकी प्रतिबंधों और उसके सबसे बड़े खरीदारों चीन और भारत द्वारा रूसी तेल खरीद पर रोक लगने से रूसी तेल की मांग में भारी गिरावट आई है।
साथ ही सऊदी अरब द्वारा उत्पादन बढ़ाने के संकेत से वैश्विक तेल कीमतों में गिरावट का जोखिम भी पैदा हो सकता है। यह तिहरा झटका एक मौत के चक्र को जन्म देता है। आर्थिक मौत का चक्र अनिवार्य रूप से एक राजनीतिक व्यामोह के चक्र को जन्म देता है। जैसे जैसे शासन आर्थिक रूप से कमजोर होता जाता है, पुतिन को तख्ता पलट का डर बढ़ता जाता है। यह डर और ज्यादा दमन और ज्यादा नियंत्रण और भी ज्यादा क्रूर दमन की ओर ले जाता है। हालांकि यह दमन शासन को मजबूत करने के बजाय उसके भीतर की दरारों को और गहरा करता है। यह व्यामोह का चक्र कैसे चलता है? जैसे जैसे आर्थिक हिस्सेदारी घटती जाती है, अभिजात वर्ग के बीच संसाधनों के लिए संघर्ष तेज होता जाता है। हर कोई अपना हिस्सा बचाने या किसी और का हिस्सा हड़पने की कोशिश करता है। इससे क्रेमलिन के भीतर विभिन्न सत्ता केंद्रों के बीच तनाव बढ़ता जाता है। पुतिन इन आंतरिक संघर्षों और बढ़ते असंतोष को भांप लेते हैं। खासकर वैगनर विद्रोह के आघात के कारण उन्हें अपने आसपास के सभी लोगों पर शक होने लगता है। पुतिन नियंत्रण बनाए रखने और संभावित खतरों को खत्म करने के लिए एफएसबी की ओर रुख करते हैं। वह एफएसबी को देश के भीतर के गद्दारों को ढूंढने और उन्हें खत्म करने का पूरा अधिकार देता है। एफएसबी द्वारा गद्दारों की तलाश से अभिजात वर्ग में भयानक भय और अविश्वास का माहौल बनता है। इससे शासन के प्रति वफादारी नहीं बढ़ती। इसके विपरीत यह अभिजात वर्ग को पुतिन उत्तर युग के लिए अपने सुनहरे पैराशूट तैयार करने या गुप्त गठबंधन बनाने के लिए प्रेरित करता है। आर्थिक और राजनीतिक मृत्युचक्र रूस को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पूर्णतः अलग-थलग और परित्यक्त बना रहे हैं। पुतिन के बहुध्रुवीय विश्व या गैर पश्चिमी गठबंधनों के सपने भी आर्थिक वास्तविकता और आंतरिक अराजकता के सामने धूमिल हो रहे हैं। परित्याग की यह प्रक्रिया कैसे काम करती है? यहाँ तक कि रूस की सबसे बड़ी उम्मीदें चीन और भारत भी अपने आर्थिक हितों के दांव पर लगने पर मास्को को छोड़ने से नहीं हिचकिचाए हैं। इससे साबित होता है कि पुतिन की एशिया की ओर झुकाव की रणनीति एक कल्पना मात्र है। ये देश रूस के सहयोगी नहीं बल्कि केवल अवसरवादी ग्राहक हैं, और रूस अब कोई आकर्षक ग्राहक नहीं रहा। ओपेक प्लस में रूस का प्रभाव कम होना और यह तथ्य कि सऊदी अरब जैसे पूर्व साझेदार अब मास्को के हितों की परवाह नहीं करते, यह दर्शाता है कि रूस वैश्विक ऊर्जा बाजार में भी अलग थलग पड़ गया है। शायद सबसे दुखद बात यह है कि पुतिन के सबसे करीबी और सबसे भरोसेमंद सहयोगी लुकाशेंको भी चुपके से दुबई भागने की योजना बना रहे हैं। अगर लुकाशेंको को भी शासन के भविष्य पर विश्वास नहीं है, तो और कौन कर सकता है? व्यापक परिदृश्य में रूस आर्थिक रूप से दिवालिया, राजनीतिक रूप से विक्षिप्त और कूटनीतिक रूप से परित्यक्त जहाज के मलबे जैसा दिखता है। जहाज पानी में डूब रहा है, चालक दल एक दूसरे से लड़ने पर उतारू है और पुल पर मौजूद नेता वास्तविकता से नाता तोड़ चुका है। यही रणनीतिक क्षय और मात का अंतिम चरण है। पतन अब कोई संभावना नहीं, बस समय की बात है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स में अपने विचार साझा करना और इस सच्चाई को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना सच्चाई की आवाज़ को बुलंद करने में मदद करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। याद रखें, इस युद्ध में सबसे बड़ा मोर्चा अब सूचना का है। देखने के लिए धन्यवाद।